गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था और आज ये चैप्टर आपका बस थोड़ी देर में खत्म भी होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है और पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। अगर बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपकी समांतर रेखाओं के ऊपर तिर्यक रेखा आती है, तिर्यक रेखा जो काटती है समांतर रेखाओं को, उसकी मदद से जो अंतः कोण बनते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका एक बार करते हैं फिर से रिवीजन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो होते हैं संपूरक। ठीक है, कि ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये आपकी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इनको जो है वो, एक मिनट, ये दोनों अगर समांतर रेखाएं और इनको अगर काटती हुई जा रही है आपकी तिर्यक रेखा, तो यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं। हमें पता है करीब 8 कोण बनते हैं। कुछ कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी होते हैं, कुछ कोण मिलकर के रैखिक युग्म बनाते हैं, कुछ कोण जो है वो एक दूसरे के एकांतर होते हैं, कुछ कोण एक दूसरे के संगत होते हैं और कुछ कोण ऐसे होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं और उनको हम, और अंतः कोण भी होते हैं। ठीक है, इनमें क्या खासियत होती है? पहली चीज, एक तो ये अंदर की तरफ को बनेंगे, अंतः कोण होंगे, और दूसरी चीज तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होंगे। तो अगर इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, ई, एफ, जी, एच, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो अंतः भी है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है? मैम सी और ई और डी एफ। ठीक है, CEDF मैम। ठीक है, एक तो ये अंतः कोण है और दूसरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। तो इनके बीच जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। संपूरक मतलब जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर आएगा। पहले जोड़े लिख लेते हैं। पहला जोड़ा है कोण डी और कोण एफ का, और दूसरा जोड़ा है कोण सी और कोण ई का। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा कि अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है और ऐसे कोण बनते हैं जो अंतः हो और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हो, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कोण डी जमा कोण एफ बराबर है 180 डिग्री के आएगा। और आपका जो ये है कोण सी जमा कोण ई, वो भी आपका 180 डिग्री के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम परिभाषा लिख लीजिए। नो मैम। आपने बेटा इसकी परिभाषा शायद पिछली क्लास में लिखी होगी, क्योंकि उस वक्त हमने इसको लिखने का टाइम दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो जरा नोटबुक में। आ गया मैम समझ। ठीक है, हाँ, परिभाषा आपने शायद पिछली क्लास में लिखी होगी, एक बार देख लीजिए। नहीं लिखी है तो लिख लीजिए फटाफट से। लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, लिख रहे हैं मैम। ओके ओके, मैम लिख ली थी हमने। ठीक है। हाँ, जिन्होंने लिख ली थी वेरी गुड, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, और हो जाएगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जिन्होंने अपनी ये परिभाषा लिख ली है वो वाई टाइप कर सकते हैं। मनीषा, संजू, दीक्षा, ठीक है। मैम आज 30 तारीख है क्या? हाँ जी बेटा, ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, सॉरी, एक ही ओर बने अंतः मैम कोण, लिख लिया। उनका जो जोड़ होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े।
क्या कोई है जो अभी भी इसको लिख रहे हैं तो मैम बता थोड़ा दीजिए। सा रह थोड़ा सा रह गया, नो ठीक है। मैम। मैम थोड़ा सा रह गया। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। यदि दो समांतर रेखाओं को हो एक गया तिर्यक, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म समपूरक होते। आप कुछ कह रहे हैं संजू बेटा? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम। एक मिनट में फिर से यहाँ से इसको रीशेयर करती हूँ। जो लिख रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाएं। अभी देखिए, लिख लिया मैम। ये एक बार समझा दो। अच्छा ठीक है, समझते हैं। देखो, ये कह रहे हैं कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटेगी, ठीक है, तो कुछ कोण बनेंगे। उनमें से हमने उन कोणों को ढूंढना है। पहली चीज जो अंतःकोण हो, जैसे कि डी है, एफ है, सी है, ई है, चारों अंतःकोण है। तो एक, और इनके बीच में पहली बात ये होनी चाहिए कि अंतःकोण होने चाहिए, और दूसरी चीज इनके बीच में ये होनी चाहिए कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोण सी आवाज डी, नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं नहीं सीमा? स्क्रीन नजर आ मैम रही ये है। कह रही है कि ना आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिसको भी आवाज नहीं आ रही या स्क्रीन नजर नहीं आ रही, क्लास को एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। मैंने स्क्रीन को फिर से रीशेयर किया है, तो बेटा आपकी तरफ से कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है। तो एक बार कोशिश करें। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कोण डी सी डी ई एफ चारों ही अंतःकोण हैं, लेकिन चारों तिर्यक रेखा के एक ओर नहीं बन रहे। दो दो कोण हैं जो तिर्यक रेखा के एक ओर बनेंगे। जैसे कि बात करें कोण डी और एफ की, तो ये जो आपका तिर्यक रेखा है, इसके राइट में कोण डी और एफ बन रहा है, और लेफ्ट में देखें तो आपका जो है वो सी और ई बन रहा है। तो ये ऐसे जोड़े हैं, ऐसे कोणों के युग्म हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, और इनका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बस यही, इतना ही इसमें कहा गया है। ऐसे कोण जो अंतः भी हो, तिर्यक रेखा के एक और भी हो, उनको जोड़ो तो उनका जोड़ हमेशा 180 ही आएगा। वो कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, इसके और उदाहरण करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो अभी आप सभी के लिए एक प्रश्न है। ये कोण है 30 नहीं 100 डिग्री का, और यहां पर कोण बन रहा है y, और यहां पर जो कोण बन रहा है इसका नाम है a। आप मुझे बताइए कोण a की वैल्यू कितनी होगी और क्यों? 100 डिग्री मैम। 100 डिग्री तो मैम। मैम क्यों, कारण क्या है? मैम 100 और y तो शीर्ष अभिमुख बना रहे हैं जी, और y और a संगत कौन है जी? संगत बेटा, नहीं मैम। हाँ चलो, पहली चीज आपने क्या कहा? आपने जो कहा फिर से रिपीट करो कि y और 100 क्या है? शीर्ष अभिमुख मैम। तो y आ जाएगा 100 डिग्री का, ठीक है, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही कहा कि y यहाँ पर आ जाएगा 100। अब y और उनका अंतर कौन? अब बेटा एक बार सुन अंतर लीजिए, का अंतर कौन एक मैम? बार मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर y और a के बीच में क्या रिलेशन है? मैम ये अंत्य का अंतर कौन है? एक मैम अंतः यहाँ अंतर कौन होता है है, जी? ये अंतः कोण है। कैसे? जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो मैम आवाज इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? अंतर कौन है मैम? ये बराबर नहीं होते जी। हाँ, बराबर नहीं होते, लेकिन क्या इनके बीच में ये होता है? अभी तो हम पीछे पढ़ के आए कि अगर हम क्या करें, इन दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री मैम 80 डिग्री का आ जाएगा ये। अब देखो, अब y की वैल्यू 100 है, 100 लिख लो यहाँ पर। a की वैल्यू निकालनी है, a लिख लो यहाँ पर। ये 180 के बराबर हमें पता ही है। तो यहाँ से जब आप a की वैल्यू निकालोगे, a का मान निकालोगे, तो वो 80 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, कब
जल्दबाजी में अपने आंसर ना दिया करें, पहले आराम से सोच लिया करें, ठीक है। जल्दबाजी में आंसर देंगे तो वो गलत हो जाते हैं। अभी तो चलो हम ऐसे ही कर रहे थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर पोल में अगर आप जल्दबाजी करते तो आपका आंसर गलत आता। इसलिए ध्यान से अपना आंसर दिया करें। तो y 100 के शीर्षाभिमुख था, इसलिए y आ गया 100 डिग्री का। y और a के बीच में रिलेशन था कि y और a को जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। उसमें से हमें y की वैल्यू पता थी 100 डिग्री, a हमने निकालना था, तो हमने क्या किया, इस 100 की मदद से a की वैल्यू को निकाल दिया, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो a अगर 80 डिग्री का है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, a कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा जो इसके साथ यहां बन रहा है, जिसका नाम है b? 100 डिग्री का मैम, 100 डिग्री का। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि मैम y और b जी y और b संगत है मैम। संगत चलो, कोण है जी। y बराबर है b, क्योंकि संगत कोण थे, तो ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री का। y और b में संगत कोणों का रिलेशन है क्या? a और b में कोई रिलेशन नहीं है? मैम ये ये रेखा रेखिक की युग्म युग्म बना बना रहे हैं। रहे हैं जी। क्यों बना रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि कोण a जो है वो, जब उसको हम क्या करेंगे, कोण b में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे। तो अगर हम यहां से b की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी? किसकी 100 मैम? डिग्री, b 100 डिग्री मैम। 100 डिग्री मैम। आपका 80 डिग्री का था, जमा b बराबर है 180, तो b की वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 में से 80 माइनस कर दो तो आपके पास जो है वो 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये था आपके पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने देखना है ध्यान से, कि जो भी कोण पूछे गए हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। या तो अगर वो रैखिक युग्म बना रहे हैं तो 180 में से घटा दो, अगर वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं और अंतः कोण है तो उन कोणों को जब जोड़ेंगे तो वो भी 180 के बराबर आएंगे। अगर वो शीर्षाभिमुख कोण है तो वो बराबर होंगे, ठीक है। अगर वो संगत कोण है तो भी वो बराबर होंगे। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखते हुए अभी पोल में एक सवाल का उत्तर देना है, जो कि आपको भी पोल में आने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और करते हैं अपना सवाल। चलिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर जो है वो कुछ यहाँ पे रेखाएं दी गई हैं। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इनको काटती हुई एक तिर्यक रेखा गई और तिर्यक रेखा ने कुछ कोण बनाए। पहला कोण यहाँ बन रहा है, इसका नाम है कोण नंबर 1। दूसरा कोण यहाँ बन रहा है, इसका नाम है कोण नंबर 2। तीसरा कोण यहाँ बन रहा है, इसका नाम है कोण नंबर 3। अगर कोण 1 जो है वो 120 डिग्री का है, तो बताइए कोण 3 कितने डिग्री का होगा? मतलब कि इसकी आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा, अपने हिसाब से सॉल्व कर लो अच्छे से। आंसर आपने देना है पोल में। कोण 1 की वैल्यू दी गई है और कोण 3 की पूछी गई है। अच्छे से सोच समझ के इसको हल करें और अपना आंसर अब आप पोल में जाकर के दे सकते हो। ठीक है, हो गया मैम। दे दिया मैम। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना अपना आंसर देने की। रिवीजन क्वेश्चन है मैम ये। हाँ जी बेटा, लेकिन इसको अच्छे से कीजिएगा, हो गया मैम। ठीक है बच्चों? हो गया मैम। ठीक है बेटा। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास अभी 17 बच्चे हैं। 17 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर पोल में देने की। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया। अब हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, है ना, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं वेट 10 सेकंड्स का।
10, दे दिया मैम। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल आपका एंड हो चुका है। इसका बी रिजल्ट मैम। देख पा रहे होंगे। 60 डिग्री। मैम बी। देखते हैं। तो पहले मुझे बताइए बी कि है। पहले मेरा सवाल सी सुनेंगे, मैम, ठीक है? सी है। तो सवाल सुनिए। कोण 1 और कोण 3 में क्या कोई रिलेशन है? यस और नो? कोण नो 1 मैम। नहीं है, ठीक है? मैम। नहीं, कौन सा नो बेटा? और नहीं है जिन्होंने मैम। है, वो बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? नो मैम। तो में है मैम। ठीक है, देखो 1 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है। ना तो ये अंतः एकांतर कोण है, ना तो बाह्य एकांतर कोण है, क्योंकि एक बाहर एक अंदर ऐसा तो नहीं होता। ना ही ये संगत कोण है, ना ही ये शीर्षाभिमुखी है। ये किसी भी तरह के कोण नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कोण 1 और कोण 2 को, तो हमें पता लग गया कि कोण 1 और 2 जो है वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी थे। तो अगर कोण 1 120 डिग्री का है तो कोण 2 भी 120 डिग्री का ही होगा, ठीक है? और बात करें कोण 2 और कोण 3 के बारे में, तो कोण 2 और कोण 3 ऐसे कोण हैं, ऐसे अंतः कोण हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। और ऐसे कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, बल्कि जब इनको जोड़ा जाता है तो इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर आता है। तो जब आप कोण 2 में कोण 3 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। उसमें से हमें पता है कि कोण 2 की वैल्यू तो 120 है, क्योंकि वो था उसका शीर्षाभिमुखी। तो 120, यहाँ पे कोण 3 ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे 180। कोण 3 की वैल्यू निकालनी है। 180 में से 120 को घटा दीजिए, आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है? जो कि 60 है डिग्री में। 60 डिग्री का, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है? चलो, अगर कोण 2 आपने कहा कि 100 नहीं, कितने का था? 120 का था। तो मुझे बताओ ये वाला कोण जो यहां बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा? इसका नाम कोण 4 है। तो मैम ये भी 60 60 होगा। डिग्री का मैम। 60 क्यों? कारण क्या है? 120 में और रैखिक इसमें युग्म रैखिक है। युग्म है। रैखिक युग्म में बिल्कुल सही है। जो कोण है 120 और कोण 4, ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे थे। कोण 2 में जब हम कोण 4 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन रहा है रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म कहता है कि इन कोणों को जब जोड़ोगे तो इनका जोड़ 180 आना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या कहा? इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि कोण 2 अगर 120 है और कोण 4 अगर निकालना है तो वही सेम यहाँ पर भी होगा। रैखिक युग्म हो या फिर अंतः कोण हो, तिर्यक रेखा के एक और दोनों के बीच में सेम रिलेशन होता है। तो यहाँ पे कोण 4 को ऐसे का ऐसा रखिए और 180 में से 120 घटा दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है? 60। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि कोण 2 अगर 120 डिग्री का है तो मुझे बताइए कोण 5 कितने डिग्री का होगा? 120 मैम। 120 मैम। क्यों? क्या कारण है? 120 अंतर कौन है मैम? ये क्योंकि ये अंत अंतः एकांतर कोण एकांतर। है मैम। बिल्कुल सही, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, इसलिए हम कहेंगे अगर ये 120 तो ये भी 120 ही होगा, ठीक है? तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से याद है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, जो कि आपके इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। उसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए। 4 और 3 में अंतः एकांतर, 4 और 3 में, हाँ 4 और 3 भी आपके अंतर एकांतर थे, बिल्कुल सही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आंसर देना है। ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। आपको जो कोण दिया है वो आपको दिया है कि ये वाला जो कोण है ये 125 डिग्री का है। 125 डिग्री का ये कोण है, 125 डिग्री का ये कोण है, यहां मैंने लिख दिया। और आपसे पूछा गया है कि कोण एफ की वैल्यू निकालो, मतलब कि यहां पर जो कोण बन रहा है इस एफ की वैल्यू आपने निकालनी है। तो शुरू कर दीजिए अपना सॉल्यूशन।
इसको मतलब सॉल्व करना, हल करना शुरू कर दो। मैंने बस वही कोण बनाए जो दिया गया था और जो पूछा गया था, उसके अलावा मैंने कोई कोण नहीं बनाया। ध्यान से इनको देखिए, और जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर आना चाहिए वो आप कहाँ देंगे, वो आप पोल सेक्शन में दे दीजिए। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी हो गया गुड। मैम। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करें। हो हो गया गया मैम। मैम। ठीक है, ठीक है, मैम हो गया मैम। ओके बच्चों। 16 बच्चे क्लास में हैं। हो गया मैम। 16 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। आधी क्लास ने अपना आंसर दे दिया, आधी क्लास अभी भी रहती है। हाँ नेहा, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैम इसमें क्या करना है? इसमें आपने कोण F की वैल्यू निकालनी है। जो कोण F है, ठीक है, उसको आपने बताना है कि उस F का मान कितना है। एक कोण आपको दिया है 125 डिग्री का, और आपको पूछा है कि इसकी मदद से आप कोण F की वैल्यू का पता लगाइए। जो काले रंग का कोण है जो मैंने बनाया अभी, उसका आपने पता लगाना है। ठीक है, ओके बेटा, ओके मैम। ओके। तो हाँ, अभी सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए आखिरी सवाल है, सभी इसको अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी मैम ये रिवीजन क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। रिवीजन क्वेश्चन है मैम। नहीं, ये आपका अभी इस क्लास का क्वेश्चन है। ये जो आखिरी क्वेश्चन बच गया था ना हमारा पिछली क्लास में, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा हो गया मैम चैप्टर। हाँ। तो अभी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपने अपना उत्तर देना है कि F का मान कितना आएगा। चलिए, तो सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। मैम आप चश्मे में अच्छे लगते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, तो अभी कितने, अभी 4 बच्चे और रहते हैं, और वो भी अपना आंसर दे दीजिए। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की। 5:57 तक हम वेट करेंगे, 5:57 तक, उसके बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो तब तक कोशिश कीजिएगा कि आप अपना आंसर दे पाए। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ 2 ही बच्चे रहते हैं, तो अपना अच्छे से आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश कीजिएगा अपना आंसर पोल सेक्शन में दे पाने की। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। चलो मैम देखते हैं। पहले बताइए 125 और F में क्या कोई रिलेशन है? नो मैम। नहीं है। नो मैम। 125 रेखिक युग्म है जी। और F में, हाँ, तो रैखिक युग्म है। ठीक है, रेखिक युग्म है मैम। 125
और एफ जो है वो दोनों रैखिक युग्म है। इसका मतलब जब इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि यहाँ पर रैखिक युग्म जो है वो बन रहा है। अब अगर यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है और एक का मान 125 है, तो हमें पता है दूसरे का मान कैसे निकालना है। उसको 180 में से 125 को माइनस कर दो तो आपको आपका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 5 का 5, और यहाँ पर इसने इसको कैरी हासिल दे दी थी तो ये 10 बन गया था, यहाँ पे बच गया था 7, 7 में से 2 गए फिर से 5, तो 55 डिग्री 55 डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि ये दोनों बना रहे थे रैखिक युग्म। इसकी मदद से हमने 125 की मदद से एफ की वैल्यू को फिर हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और इसी के साथ हमारा जो है वो ये इस 6 चैप्टर खत्म होता है पूरा। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने रिवीजन की तरफ। तो सबसे पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने साथ एक नोटबुक आपने रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बुक रख लिए साथ में, जो भी आपकी मैथ की बुक है उसको साथ में रख लीजिए। मैम रख रहे हैं जी। ठीक है, मैथ की बुक निकाल लो, और एक नोटबुक साथ में रखो जिसमें आप अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि आपकी क्लासेस शायद 17 फरवरी तक ही हो, उसके बाद यहाँ से क्लासेस ऑफ हो सकती हैं। तो उसके बाद जितना भी आप रिवाइज करोगे इस नोटबुक की मदद से ही आप कर पाएंगे। ठीक है, 13वां चैप्टर निकालना मैम। हाँ 13। ठीक है, तो एक बार ग्रुप में भी हम बता देते हैं कि हमने अब निकालते ट्वीटिंग हैं शुरू कर मैम। दिया है, ताकि बाकी बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर सके। मैम 2 मिनट रुक जाओ, ला रहे हैं। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है, सभी बच्चे ले आइए। मैं जरा ग्रुप में एक बार मैसेज कर लेती हूँ, ताकि जो बच्चे क्लास में भी नहीं है वो भी, उनको भी एक बार पता लग जाए कि क्लास में हम जो है वो अब रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। सभी ने अपने साथ नोटबुक और कॉपी रख दी है क्या? सभी बच्चे वाइट टाइप करेंगे अगर आपने ऐसा किया यस है तो। मैम। ठीक है, मैम। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जो है वो इसका बेसिक आना चाहिए। तो पहले हम इसके बेसिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको इस चैप्टर का कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमने कभी जो इनके बारे में नहीं पढ़ा है। हमने जो है वो अपने मैथ में पढ़ा था, गणित में पढ़ा था कुछ आकृतियों के बारे में। जैसे कि पहली आकृति थी जो थी आयत, जिसका जो है हमने क्षेत्रफल भी पढ़ा है और परिमाप भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये आयत है, और अगर हम इसके आगे एक और आकृति बनाएं तो ये हमारी वर्ग कहलाई जाती है। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में सीखेंगे कि ये क्या होती हैं, किस तरह की आकृतियां होती है, क्योंकि जब आप बेसिक अच्छे से कर पाएंगे तो ही जो है वो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये है त्रिभुज। चलिए, तो इसको कहते हैं हम आयत, और ये है हमारा वर्ग, और ये है त्रिभुज। और एक और चीज है जिसके बारे में आपने बचपन में ही काफी पढ़ रखा है, उसको हम बनाए अगर, तो वो है हमारा वृत्त। सर्कल। ठीक है, चलो, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये द्विविमीय आकृतियां हैं, या फिर इनको इंग्लिश में कहें या फिर शॉर्टकट में कहें तो ये 2D शेप्स हैं। 2D शेप क्या होती हैं? जिनके पास दो ही आयाम होते हैं उनको हम 2D शेप कहते हैं। ठीक है, दो आयाम मतलब जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे अभी इसमें तो हम आयाम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ आयत और वर्ग में आप आयाम देख पाएंगे। आयाम क्या होते हैं?
एक इसके पास होगी लंबाई और दूसरी इसके पास होगी चौड़ाई, उसको हम कहते हैं 2D शेप्स या फिर द्विविमीय आकृतियां। ठीक है, तो आयत भी द्विविमीय है, वर्ग भी, और त्रिभुज और वृत्त भी, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको जब हम इस पेपर पे बनाते हैं तो हम इनके सिर्फ 2 ही आयाम देख पाते। नहीं बेटा, ये आपने बस समझना है, अभी इसमें लिखने की जरूरत नहीं, अभी आप अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें हम सिर्फ 2 ही आयाम देख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये 2D शेप्स हैं। अगर मैं आपको एक आकृति यहाँ पर बना के देती हूँ, ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा। मैम जो जो लिखना हो बता देना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपने आकृति देखी होगी, आप बताइएगा कि ये क्या है। चलिए, ये हमें दिख रहा है। डिब्बा। हाँ, लेकिन मैम घन है। आकृति की डिब्बा बात मैम। करें, बॉक्स है। ठीक है, अगर हम आकृति की बात करें, बेटा अभी के लिए माइक ऑफ घनाभ। लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। आपने ठीक कहा सभी बच्चों ने, घन घनाभ, कुछ भी आप इसको भी के लिए कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत से आयाम दिख रहे हैं। अगर मैं वर्ग की बात करूं, क्या आपको वर्ग और ये आकृति एक जैसी दिख रही है? आपको लग रहा है कि ये एक जैसी आकृतियां हैं या अलग अलग? यस मैम। मैडम घन है ये, घन। ठीक है, अच्छा, आपको ये Yes, एक ma'am. जैसी लग रही है क्या? यस मैम। नो मैम, घन है ये। नो मैम। नो अब मैम। अगर मैं पूछूं ये दोनों एक जैसी हैं या फिर ये दोनों एक जैसी हैं? वर्ग और आयत एक जैसा है या फिर ये वर्ग और ये एक जैसा है? मैम वर्ग और घन एक जैसा है। वर्ग और घन एक जैसा है जी। अभी के लिए आप वर्ग और घन है। अभी के लिए आप गलत हैं। वर्ग और आयत अभी के लिए एक जैसे हैं, क्योंकि इसकी देखो, इसकी मुझे सिर्फ लंबाई दिख रही है और चौड़ाई दिख रही है। वर्ग की भी मुझे सिर्फ लंबाई दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, घन या घनाभ, अभी के लिए आप कुछ भी कह लो, तो इसकी मुझे लंबाई भी दिखी, चौड़ाई भी दिखी, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई कह लो, और मुझे इसकी जो है वो ऊंचाई भी दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर इसकी दिख रही हैं 3 चीजें, और वर्ग और आयत की दिख रही हैं सिर्फ 2 ही चीजें। तो वर्ग और आयत अभी के लिए एक कैटेगरी में आ गए, और ये जो है वो अलग कैटेगरी में आ गई। ठीक है, तो 3D शेप्स ऐसी शेप्स होती हैं जिनको हम 3D कहते हैं, जिनको जब हम देखें तो हमें उसके 3 आयाम नजर आते हैं। लेकिन इसके सिर्फ 2 ही आयाम दिख रहे थे, लेकिन इसके हमें यहाँ पे 3-3 आयाम दिखे, तो इसे हम कहेंगे 3D शेप। और इसको अगर हम पेपर पे बनाते हैं ना, तो भी ये असलियत की तरह दिखती है। जैसे मान लो कोई डब्बा हो, तो डब्बा भी आपको ऐसा ही दिखेगा, और ये भी आपको ऐसा ही दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमें थोड़ी बदलती हुई दिखती है ना। अगर आप इसको यहां से देखने की कोशिश करो, थोड़ी अलग से दिखेगी, आगे से देखने की कोशिश करो, थोड़ी अलग से दिखेगी, ऊपर से देखने की कोशिश करो, थोड़ी अलग से दिखेगी। क्या किसी को ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा इसमें बदलाव आता जाता है जब हम इसको देखते हैं ध्यान से? तो यस मैम। जैसे कभी मुझे लगेगा कि मतलब कि मेरी तरफ को, या फिर ऐसे कहूं तो आगे की तरफ को बना है, ठीक है। कभी मुझे लगेगा आगे को नहीं, ये तो ऊपर की तरफ को बना है, या कभी मुझे लगेगा यहाँ नहीं, ये तो इस तरफ को बना है। तो ऐसे जो है वो चेंजेस इसमें होते हैं, जो हमें पेपर पे बनाओ तो भी नजर आ जाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें मुझे दिखा कि ये 4 डंडियां हैं या फिर 4 हमारी रेखाएं हैं, इनको ऐसे का ऐसा रखो तो ये ऐसे ही दिख रही हैं। लेकिन इसमें हमें दिखता है कि थोड़ा सा शायद ये हिल रहा है, या कुछ ऐसा अलग सा कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही फर्क होता है 2D और 3D में। 2D शेप हम आपने पढ़ लिया बचपन में, पर अब जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे इनके बारे में, जिनको हम कहते हैं 3D शेप्स। ये है घन, घनाभ, कोण, शंकु, गोला और बेलन। तो चलिए अभी करते हैं इनको हम शुरू, और इनके बारे में एक एक करके पहले तो जानेंगे अच्छे से, उसके बाद ही चैप्टर के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक घन। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है? ठीक है, तो ये मैं पे घन बनाने की कोशिश, इसको आप बना लीजिए, जो मैं भी बना रही हूँ उसको आप साथ में बना लीजिए अपने, और उसको नाम दे देना है आपने घन का। अच्छा, क्या आप सभी को आयत और वर्ग के फॉर्मूले याद हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं है तो भी बता दीजिए, अगर याद है तो भी बता दीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। अगर आपको वो याद नहीं हो, ठीक है, तो मुझसे थोड़ा सा अभी ये टेढ़ा मेढ़ा बना है, पर आप पूरी कोशिश करें इसको अच्छे से बनाने की, ठीक है।
चलो, तो ये हमारे पास एक घन है। सबसे पहली चीज जो आपका ये घन बनता है, देखो 3D शेप जो हमारी बनती है वो 2D शेप की मदद से ही बन पाती हैं। जो हमारा घन बना है उसके लिए हमने वर्ग की मदद ली। जब हमने कुछ वर्गों को इस तरह से जोड़ा, इस तरह से मिलाया, तो हमारे पास जो है वो एक घन बन के तैयार हो गया। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं तो ये चीज आप लिख लीजिए कि घन किससे बना है। घन जो है वो वर्ग की मदद से बना है। और अगर हम बात करें वर्ग के क्षेत्रफल की, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुना तो पर वर्ग में तो लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होती है, भुजा उसको हम गुना क्या भुजा कहते हैं? मैम। ऊंचाई भुजा। ठीक है, भुजा गुना भुजा मैम। चलिए भुजा गुना भुजा मैम। ठीक है बच्चों, देखो एक बच्चा आंसर करता तो अब रिपीट ना क्या करें। ठीक है, मतलब एक ने आंसर दे दिया उसी को आप सुन सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अभी के लिए भुजा गुणा भुजा। ये आपका वर्ग है और हमें पता है कि वर्ग की जो सारी साइड्स होती हैं, सारी भुजाएं होती हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है? जो भी आपकी आकृति है उसकी भुजाओं को गुणा करो तो आपको आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम वर्ग को कैसे ही निकालते हैं इसका क्षेत्रफल? इसको हम लिखते हैं भुजा गुणा भुजा करके, क्योंकि इसके पास 4 भुजाएं हैं। ठीक है, इसके पास जो है वो 4 भुजाएं हैं, तो हम इसको जो है वो भुजा गुणा भुजा लिखते हैं। तो अगर हम इसको गुणा कर दें, चलो अगर मैं आपको बोलूं कि x की x में गुणा करो, आपका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर मैम। एक्स स्क्वायर या फिर x की घात में 2। ठीक है, तो X अगर स्क्वायर भुजा में भुजा गुणा कर रहे हो तो इसे कैसे लिखोगे? भुजा स्क्वायर मैम। भुजा का स्क्वायर। तो ये होता है आपका असली फॉर्मूला जिसको आप ऐसे लिखते हो, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी बताओ मुझे यहां तक किस किस को समझ आया? पहली चीज कि जो आपका घन है वो वर्ग से मिलकर के बनता है। दूसरी चीज वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और भुजा गुणा भुजा को हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बस इतना ही, ये 3 चीजें। ठीक है, अब बढ़ते हैं घन की तरफ। अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारा जो घन है वो वर्ग की मदद से बन रहा है। पर अगर मैं पूछूं इसको बनाने के लिए कितने वर्ग लग रहे हैं, तो आप बता सकते हैं क्या? क्या मैम? 4 मैम। 6 मैम। आपने छह मैम। एक ने और किसी का कोई उत्तर आ रहा हो? 6 मैम। ठीक है, चलो देखो अब, हाँ अब माइक ऑफ कर दो। मैंने बोलने को मौका दिया, आपने बोल दिया, अब मेरी बारी है, अब आप माइक ऑफ कर दीजिए। अगर आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज होते हो कि किसी भी घन या घनाभ को बनाने के लिए कितने वर्ग या कितने आयत लग रहे हैं, तो बस आप अपने कमरे को याद कर लेना कि आपके कमरे को कितने पृष्ठ चाहिए। पृष्ठ मतलब सरफेस चाहिए कि आपका कमरा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हमें पता है एक कमरे को बनाने के लिए पहले तो हमें चाहिए, चलो इसको भी लिख लो, इसको मैं अच्छे से लिख ताकि आप लिख पाए, कि घन को हम कंपेयर कर सकते हैं एक कमरे से। जिस कमरे में आप अभी बैठे हुए हो, घन का मतलब घन भी एक कमरे का ही उदाहरण है, कमरे का ही एक स्वरूप है। तो एक कमरे को बनाने के लिए हमें पता है कि 4 दीवारें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 4 उसमें हमें दीवारें लगती हैं, और 2 एक तो हमें छत चाहिए। 4 दीवारें, एक छत, और दूसरा फर्श, मतलब एक फर्श, है ना। अगर आप ऐसा बोलें कि 4 दीवार और एक छत में आपका कमरा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि कमरा बनाने के लिए हम मिट्टी में तो नहीं बनाते हैं, उसके लिए हमें फर्श डालना पड़ता है। जैसे आप देखते हो अपने कमरे में तो सिर्फ मिट्टी नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर हमने प्लस्तर या कुछ भी करके उसको दीवार की तरह ही शक्ल दी होती है ना। दीवार तो उसको नहीं कहेंगे, पर उसको हम कहेंगे कि वो फर्श है। तो जैसे आपका कमरा होता है जिसमें 4 दीवारें होती हैं, एक छत होता है, एक फर्श होता है, सेम वैसा ही आपका घन भी होगा। इसके पास भी 4 दीवारें होंगी, एक छत होगा, एक फर्श होगा। देखने में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसको देखने की जो ये आकृति है थोड़ी अलग सी है, ऐसे हम इसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे। पर अगर आपके ये हाथ में होता तो आप देख पाते कि इसके लिए 6 इसके पास जो है वो सरफेस है, 6 इसके पास जो है वो पृष्ठ है। ठीक है, तो अभी आपको याद रहेगा कि कितने आपको वर्ग चाहिए किसी भी घन को बनाने के लिए। यस मैम। ठीक है, किससे आप इसको कंपेयर करेंगे? किससे आप इसकी तुलना करेंगे? आप इसकी तुलना अपने कमरे से।
क्योंकि पेपर देने भी आप कमरे में बैठोगे तो कभी आपको सवाल आ जाए कि एक घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो आप फटाफट से कमरे को देखना, कमरे में 4 दीवारें होंगी, एक छत होगी, एक फर्श होगा, आप समझ जाएंगे कि इसमें जो है वो 6 पृष्ठ हैं, इसके 6 सरफेस हैं। अब इसको यहां पर भी गिन लेते हैं। चलो, तो पहले ये मान लो ये इसकी छत हो गई, ये यहां पर हो गई छत, ठीक है, ये इसकी छत और ये फर्श। तो 2 वर्ग ये हो गए, ऊपर एक वर्ग, दूसरा नीचे एक और वर्ग। एक हो गई इसकी ये दाईं तरफ वाली दीवार, सॉरी बाईं तरफ वाली दीवार, लेफ्ट दीवार, और एक हो गई ये इसकी राइट दीवार, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 वर्ग तो हो गए, पर अभी भी यहाँ पे देखो 2 और बच रहे हैं। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये जो बच रहा है ये एक ही है, पर ये एक नहीं, ये 2 होते हैं। ये है आपका पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये पीछे वाला हिस्सा है, मतलब कि पीछे वाली दीवार है, क्योंकि आकृति में ये एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि देखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने कहा कि कमरे से कंपेयर कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखना। तो ये हो गई पीछे वाली दीवार, और ये जो इसकी है ये हो जाएगी इसमें आगे वाली दीवार, ये वाली, ठीक है, ये हो गई इसकी आगे वाली। तो बस हो गया, हमारे यहाँ पे कितने हो गए? तो 6 हमने यहाँ पे ढूंढ लिए, 1 2 3, नीचे 4, आगे 5, पीछे 6, ठीक है। तो अब क्या सभी को याद रहेगा कि एक घन में जो है वो 6 पृष्ठ होते हैं, 4 नहीं होते, ठीक है। यस मैम। किसी को अभी भी डाउट तो अभी भी पूछ लीजिए, क्योंकि इसी से आपका फॉर्मूला, इससे ही आपका फॉर्मूला भी बनता है। तो इसलिए हर एक चीज को अच्छे से समझना, कोई भी फालतू चीज नहीं होगी, आपके काम ही वो सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। तो घन हमने सीख लिया कि घन बनता कैसे है। पहली चीज, घन बनता है वर्ग की मदद से। तो वर्ग, कितने वर्ग चाहिए? 6 वर्ग चाहिए। 6 वर्गों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक घन बन के तैयार हो जाएगा। बात करें इसकी पृष्ठ की, तो इसमें जो है वो 6 पृष्ठ होते हैं, मतलब इसके 6 सरफेस होते हैं, मतलब 6 हमने वर्गों को जोड़ा, तब जाके हमारा एक जो है वो घन बन के तैयार हुआ। अब बात करते हैं घन के कुल क्षेत्रफल की, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब देखो, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपके एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 6, सॉरी सॉरी सॉरी, एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा, ठीक है, तो मुझे बताइए 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 36 मैम। नहीं, थोड़ा सा गलत है। एक का दिया है, नहीं, एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? गुना करके मैम। गुणा करके। वेरी गुड। तो अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? इस क्षेत्रफल की गुणा 6 से करेंगे, तो बन गया 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो इसका मतलब यही आपके घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। कैसे बनाना है? बहुत ही आसान है इस फॉर्मूले को बनाना। आप कभी भूल जाते हो, आप खुद से बना लो फॉर्मूले, ठीक है। कैसे बनाना है? आपको पहली बात ये पता है कि घन बनती है वर्ग से, फिर आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा और उसकी घात में 2, ये होता है एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर आप 6 वर्गों का इस्तेमाल कर रहे हो तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस एक के क्षेत्रफल को 6 से गुणा कर दो, आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। तो अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो वाई टाइप करें। आप चाहते हैं कि फिर से मैं समझाऊं? समझा दो। एक बारी और। ठीक है, ठीक है, फिर से यहाँ पे से देखते हैं। चलो, अगर मैं आपको कहूं कि एक जो आपकी किताब है, एक किताब जो है वो 10 रुपए की मिल रही है, तो बताइए 5 किताबें कितने रुपए की मिलेंगी? 50 की 50 मैम। 50। आपने क्या किया? आपने 10 की गुणा 5 में कर दी, तो आप कहेंगे कि ये मिलेगी 50 की, क्योंकि आपने 5 को गुणा कर दिया 10 से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक और सवाल कि अब इसका जो रेट है वो है x, एक किताब x रुपए की है, 5 किताबें कितने रुपए की होंगी? 5x की मैम। 5 को x गुणा कर दो x के साथ, ठीक है, 5 को गुणा कर दो x के साथ, तो आपका आंसर आ गया 5x। अब एक किताब अगर
y जमा 10 रुपए की है तो 5 किताबें कितने रुपए की होंगी? 5 गुना y प्लस 5 10 गुना मैम। y प्लस 10। ठीक है, y प्लस 10। तो वैसे ही आपको कहा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर मैम। 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको समझ आया? यस मैम। यस तो मैम। कुछ नहीं था, तो ये आपका पूरा यहाँ पर हो चुका है। फटाफट से इसकी करते हैं रिवीजन। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहे हैं? ये तो इसने एक वर्ग का पूछ रखा है जी, एक नहीं आएगा 6 के गुणा में। एक का आपको दिया था ना, एक वर्ग का आपको दिया था, आपने जो है वो 6 वर्गों का निकाला। क्यों? क्योंकि 6 वर्ग से मिलकर के एक घन बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे घन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वर्ग की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो इतना होगा। 6 वर्ग मिलकर के एक घन बना रहे हैं तो इट मींस उस घन का क्षेत्रफल भी इसके ही बराबर होगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे ओके अभी मैम। ध्यान से। अगर आपको अभी यहाँ पर इसमें कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो। ये वहां पर हमने वर्ग की बात की, ठीक है, यहाँ पर हमने अभी वर्ग की ही बात की, बाकी किसी और की बात नहीं की कि अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर है तो 6 वर्गों का हो जाएगा, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि 10 वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 गुना 10 गुना भुजा स्क्वायर मैम। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। तो अभी बस ये था इसमें, बाकी कुछ नहीं था। अब इसको मिटाते हैं। चलो, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो हमने कहा कि अगर हम 6 वर्गों को 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आकृति है जिसका नाम है घन, वो भी तो 6 वर्गों से मिलकर बनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके घन का, इसमें नहीं होगा बेटा, इसमें आपके पोल के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हम बस अच्छे से अपना रिवीजन करेंगे। तो घन का कुल लिख लो इसको, या फिर चलो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख लो। इसको आप नोट डाउन कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है किसके? तो बराबर है 6 गुणा भुजा स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि हमारी जो घन है वो 6 वर्गों से मिलकर के बन रही है। तो अगर हमें घन का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें 6 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप सभी को समझ आया कि क्यों मैंने इसकी गुणा 6 से करवाई थी, क्योंकि यहाँ पे 6 हमें वर्ग लग रहे हैं। अब पूरा घन जो है वो 6 से मिलकर बन रहा है, तो इस पूरी आकृति का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा उसको 6 से गुणा। चलो, यहां तक अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अभी भी डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। मैम। फिर आता है घन का पार्श्व। आपने सुना है ये शब्द, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? यस मैम। अच्छा, किसी को पता है क्या होता है ये पार्श्व? तो आप बता सकते हैं। पीछे का क्षेत्र। पीछे का तो नहीं, पर चलो थोड़ा बहुत ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। सामने का मैम। सामने सामने का मैम। हाँ जी, चलो देखते हैं। जब भी आपको ऐसी चीज कही जाती है कि कोई डब्बा है, ठीक है, उस डब्बे का पूरा क्षेत्रफल निकालो, तो आप कहेंगे कि हम इसमें जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। पर मान लो आपको सवाल ऐसा कहा गया है कि एक डब्बा है, ठीक है, और वो जो डब्बा है उसका हमने सिर्फ इतना हिस्सा यूज करना है, उस डब्बे में हमने सामान डालना है। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ खिलौने डाल दिए, ठीक है, ये मेरे कुछ खिलौने हैं, इस खिलौने मैंने यहाँ पे डाल दिए, मैंने डब्बे को इस्तेमाल किया और उसमें खिलौने डाल दिए। लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे उसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ कि मैं इस डब्बे को ऊपर से बंद नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इस डब्बे के 5 ही
सरफेस 5 ही पृष्ठ जो है वो यूज करना चाहती हूँ, तो अगर मैं इस डब्बे को ऊपर से बंद ना करूं तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर आपको ये कहते कि हमने क्या, फिर से मेरी बात सुने ध्यान से, एक सवाल आपको ये दिया गया होता कि आपने किसी को गिफ्ट देना है। अब किसी को अगर हम गिफ्ट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डब्बे को क्या करेंगे, डब्बे को हम पूरा बंद करेंगे, है ना। किसी को गिफ्ट हम खोल के तो नहीं देते हैं, गिफ्ट रैप करते हैं। तो यहाँ पर भी हम गिफ्ट का वो पेपर लगाते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये डब्बा पूरा बंद करके देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अभी गिफ्ट दे रहे हैं तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालो, तो हम 6 गुणा भुजा का स्क्वायर करेंगे कि 6 ही हम इसमें पृष्ठ यूज कर रहे हैं, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। पर अब ये कह रहे हैं कि गिफ्ट नहीं देना है, बल्कि डब्बा अब खोल दिया है और डब्बे को बंद भी नहीं करना है, उसको ऊपर से खुला रखो। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने उसका एक पृष्ठ हटा दिया। अगर डब्बा ऊपर से खुला है तो इसका मतलब कि उसमें अब कितने वर्ग यूज हो रहे हैं, सिर्फ और पाँच सिर्फ, मैम। सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। ये वाला दाएं तरफ वाला हो जाएगा, बाईं तरफ वाला हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। पर ऊपर का जो हिस्सा है इसको बंद नहीं करना, तो इसका मतलब यहां से इसको इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। तो मतलब जो छठा वर्ग था वो यहां से हट चुका है। तो हम कहेंगे कि अगर कभी ऐसा केस आता है जहां पे ऊपर वाले हिस्से या फिर किसी भी एक पृष्ठ को हटाने की बात करते हैं, तो हम गिनेंगे उसने टोटल कितने पृष्ठ यूज किए, हम कहेंगे 5। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 5 गुणा भुजा का स्क्वायर है, ठीक है, 5 और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पर अभी इसको रहने दो, ये वाला अभी नहीं करते हैं, इसको बाद में करेंगे। अब एक और केस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो उसको हम कर लेंगे। पर एक सवाल है जो पक्का आता है, वो ऐसा आता है कि एक इंसान या एक जो भी है, कोई है आदमी जिसने अपने घर में पेंट करवाना है, पर वो सिर्फ अपनी दीवारों को रंगना चाहता है, फर्श को और छत को नहीं रंगना चाहता। तो बताइए आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। 4 गुणा भुजा स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। तो वो होता है, असली जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपका होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्योंकि हमने अब कितने पृष्ठ यूज किए, सिर्फ 4 ही यूज किए, क्योंकि वो कह रहा है कि छत को और फर्श को मत कलर करो, सिर्फ किसको कलर करो, मेरी दीवारों को। तो दीवारें कितनी हैं, दीवारें 4 ही हैं, 1 2 पीछे वाली और सामने वाली 4 ही दीवारें हैं। तो वो कहेगा कि मेरा जो क्षेत्रफल अब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। और अगर वो ऐसा बोले कि दीवारें भी रंगनी है और छत को भी रंगना है, तो कैसे निकालेंगे आप क्षेत्रफल। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 5 गुणा भुजा स्क्वायर। 5 गुना भुजा स्क्वायर में 5 क्यों, 5 क्यों, गुणा फर्श नहीं रंगेगा मैम। फर्श नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल है। दीवारें और छत की बात की है, हाँ, दीवारें और छत की बात की है, तो मतलब 1 2 3 4 5 सिर्फ यही चीजें लगेंगी। फर्श जो है वो यूज नहीं होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे सिर्फ 5 ही पृष्ठ हमने यूज किए, तो 5 का ही हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो अगर आपको ये तीनों केसेस समझ आ चुके हैं तो वाई टाइप करेंगे। किसी को भी डाउट है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। सवाल देख के ही पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, ठीक है। तो घन की बात हो गई, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो चलिए अभी एक सवाल भी कर लेते हैं इसी पर आधारित, देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। पोल में मैम। नहीं, पोल में नहीं, ऐसे ही करेंगे। पर यहाँ पे ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। चलो आप मुझे बस इतना ही बताना कि इसमें आपने कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, इतना ही, कि आप इसमें पूरा का पूरा निकालेंगे या फिर आधा। क्या मैम। 1 मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए सभी अपनी किताब का, मतलब अपने आप पढ़ना है, माइक पे नहीं पढ़ना है। मैं इसको यहाँ पे जोर से पढ़ूंगी, आप यहाँ पे करना, ठीक है। चलो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। एक कमरे की बात कर रहे हैं, और क्योंकि सबकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो क्या ये घन होगा। नो मैम। नो मैम। ये होगा घनाभ, है ना, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो अलग अलग है, क्योंकि घनाभ जो है वो आयत से बनता है, तो इसलिए हम कहेंगे ये घनाभ है।
ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इतने रुपए लग रहे हैं अगर वो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों को और छत को सफेद करना चाहता है, अगर वो उनमें चूना या फिर सफेदी करना चाहता है, किस किस को, कमरे की दीवार को और छत को। तो मुझे आप बताओ कि यहाँ पर आप कौन सा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे? मैम। 5 5 गुना 5 गुना भुजा स्क्वायर मैम। 5 गुना भुजा स्क्वायर मैम। ठीक है, पर ये नहीं, वो नहीं, बस इतना बताओ कि आप इसमें पूरा वाला फॉर्मूला लगाओगे या पाशर्व वाला? पाशर्व वाला मैम। ठीक है, यहाँ पर 5 गुना क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये घनाभ, अच्छा पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 5 गुना भुजा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये घनाभ का सवाल है। घनाभ का अभी हमने फॉर्मूला बनाना नहीं सीखा है ना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे घनाभ का था, पर इसलिए मैंने बस इतना ही पूछा कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपने कहा पाशर्व वाला, तो बिल्कुल सही है। यही मैंने पता करना था कि क्वेश्चन देख के आप समझ पाएंगे या नहीं। एल इंटू बी इंटू एच भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसका वो नहीं होता, वो हम सीखेंगे। अभी टाइम तो नहीं है, 2 ही मिनट है अभी हमने बस। अच्छा, अभी ये सबको समझ आना है कि क्वेश्चन देख के कैसे पता लगाना है। तो चलो एक Yes, और ma'am. चीज समझते हैं, यस मैम। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ऐसा ही, जिसमें आपको बस इतना ही पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बताना है, बस इतना, पाशर्व या कुल। मैम ये पोल में रिजल्ट आएगा? नहीं, ये वाला तो बेटा नहीं आएगा। अच्छा, इसमें है ही नहीं जो बात, आपने पूछे थे। वो वाला तो आ सकता है। ओके मैम, पीछे वाले भी आपने नहीं भेजा, वो भी भेज देना। हाँ, वो वाला ये साथ में आएगा, ठीक है, उसका मैं साथ में बनाऊंगी। अच्छा, एक छोटा पौधा घर है जिसकी मैम। शीशे की पट्टियों से आधार समृद्ध, ठीक है, ये सवाल नहीं है अभी, ये अलग ही क्वेश्चन है। वही सवाल था जिसमें आपको पहचानना था। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम घनाभ के बारे में भी, क्योंकि अभी पर 1 ही मिनट है, पर थोड़ा देख लेते हैं घनाभ कैसा दिखता है। घनाभ आपका कुछ ऐसा दिखेगा, आयत की तरह, ठीक है। उसकी जो भुजाएं होंगी वो आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि बराबर नहीं है, वो कैसी है, वो अलग अलग है, वो आपको दूर से ही नजर आ जाएगा। तो अगर आपको घन और घनाभ पहचानने आ जाएंगे तो आपको जो है वो फॉर्मूला लगाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने वर्ग घन के बारे में पढ़ा, वैसे अगर मैं आपसे घनाभ के बारे में पूछूं तो बताइए, घनाभ को बनाने के लिए कितने आयत यूज होंगे? 2। 2? 6 नहीं, मैम। 6 मैम। 6 मैम। मैम 6। 6। 6 मैम। ठीक है, 6 होंगे, ठीक है, मैम 6। बिल्कुल सही, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, तो घन और घनाभ की, तो 6 ही लगते हैं दोनों में। क्योंकि आपने बस कंपेयर किससे करना है? आपने कंपेयर जो है वो अपने कमरे से इसको कंपेयर करना होता है, कि अगर आपका जो कमरा है उसमें कितने पृष्ठ हैं, उतना ही जो है वो घन और घनाभ में भी होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं, इसको हम अगली क्लास में ही करेंगे। तो बस ये था आपका घन और घनाभ। अभी हमने घन के बारे में बस फॉर्मूला पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम घनाभ के बारे में फॉर्मूला पढ़ेंगे, सबके फॉर्मूले पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे। 1 मिनट, अभी के लिए देखिए, जिसका भी क्लास में डाउट है वो क्लास में बने रहे, जिनको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हाँ, अभी बाय पूछिए। मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम, स्वीट ड्रीम, बाय। ओके बच्चों। हाँ, कोई कुछ